हमें क्या बनाना है? टीम ऑफ 11। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं एमपीएल में सर, है ना, टीम बनाने वाला, है ना। ये तो थ्योरम 1 हुआ दोस्त। एक और थ्योरम है एनपीआर के बाद एनसीआर। जब भी आप पढ़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप एक्चुअली पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आपसे अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। जब भी आपको पढ़ना हो पेन के साथ पढ़िए, है ना। आपको लगता है कि आपकी आंखें बहुत स्ट्रांग है, आपकी आंखें आपके लिए बहुत रिलायबल है, बट आपकी जो मेन आंखें हैं, हम बोलोगे हैं मेन आंखें, ये कहां से? सिग्निफिकेंस ऑफ या मीनिंग ऑफ ज्यादा बेटर है ना, मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप लोग। मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वर्ड हो सकता हो, वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं में थोड़ा बहुत तो, है ना, बट फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि हो सकता हो कि परम्यूटेशन वर्ड हमें अच्छा नहीं लगता हो। तो हम लोग बोले परम्यूटेशन वर्ड अगर अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, तो आप परम्यूटेशन की जगह क्या यूज कर सकते हैं भाई साहब? आप परम्यूटेशन की जगह एक वर्ड है ना, जो आप थोड़ा बहुत जानते हो और बिहार में काफी बोला जाता है, एकदम सरिया देंगे बेटा एक बार में, है ना, सरिया देंगे एकदम बढ़िया से। अरेंजमेंट, अरेंज करना, है ना, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन वर्ड की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, सिलेक्शन। परम्यूटेशन वर्ड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन वर्ड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? द वर्ड सिलेक्शन। कोई बोले सर इससे भी अभी फील नहीं आ रहा है कि क्या अरेंजमेंट और क्या सिलेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैं इसको समझाने की और कोशिश करूंगा, है ना, और कोशिश करूंगा। सुनेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। अगर कोई कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास 15 प्लेयर्स हैं, थोड़ा इसको किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अरेंजमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन। है ना, हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं और हम हैं सिलेक्शन कमेटी। हम क्या है? सिलेक्शन कमेटी। हमें क्या बनाना है? टीम ऑफ 11। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं एमपीएल में सर, है ना, टीम बनाने वाला, है ना। सुनना ध्यान से। तो हम लोग 15 प्लेयर्स हैं और उससे उससे हम लोगों को क्या करना है? उससे हम लोग को 11 की एक टीम बनानी है। हमारे को क्या करना है? 11 की एक टीम बनानी है। अब सुनना ध्यान से। अगर 11 की एक टीम बनानी है आपको, 15 प्लेयर से कितने की टीम बनानी है बच्चों? 11 की टीम बनानी है ना। तो हम 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, टीम बनाने के लिए। जैसे मैंने क्या बोला कि ऐसे सेलेक्ट करता हूं P1 P2, मतलब 15 प्लेयर्स है ना, तो मैंने क्या बोला? P1 आ जाओ, P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11। तो मैंने अगर ऐसे सेलेक्ट किया P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11, तो एक टीम बन गई मेरी 11 लोगों की। एक टीम बन गई मेरी 11 लोगों की। क्लियर हो रही है मेरी बात कि एक टीम बन गई 11 लोगों की। मान लो मैंने एक और टीम बनाई, सोचा, और इस बार प्लेयर मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूं P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1। तो लिख के बतलाओ ये सेम टीम है या डिफरेंट टीम है देन प्रीवियस, है ना। पहली बार मैंने क्या किया, सुनेंगे फिर से। पहली बार हमने क्या किया कि पहले P1 लिया, फिर P2, फिर P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11, एक टीम बन गई। फिर मैंने क्या किया P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1। तो अब जो बना है क्या वो सेम टीम है या डिफरेंट टीम है? टीम के लिहाज से दोनों सेम टीम है या डिफरेंट टीम है गाइस? तो हम लोग बोले दोनों टीम्स क्या हैं? दोनों टीम्स क्या हैं? सेम है। दोनों टीम सेम क्यों है? क्योंकि हम लोग बोले कि अल्टीमेटली टीम जो होता है वो किससे बनता है? वो प्लेयर से बनता है, और दोनों केसेस में प्लेयर सेम ही है। और अगर दोनों केसेस में प्लेयर सेम ही है तो आई थिंक हम लोग बोल सकते हैं क्या? आई थिंक अगर दोनों केसेस में अगर प्लेयर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं टीम सेम है। यानी हम लोग बोले टीम फॉर्मेशन में जिस ऑर्डर में आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करो, यू हैड 2 ऑर्डर्स, राइट। आपने एक ऑर्डर क्या रखा कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 लिया आपने, एक ऑर्डर ये फुलफिल किया। फिर आपने क्या किया P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1, फिर हमने ये भी लिया, है ना।
तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस ऑर्डर में आपने प्लेयर्स को लिया, और भी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि पहले P2 लिया, फिर P1 लिया, फिर P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जिस ऑर्डर में हमने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन एक ऐसा ही केस है कि कॉम्बिनेशन में हम लोग सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर विल नॉट प्ले एनी रोल, ऑर्डर विल प्ले नॉट प्ले एनी रोल। अब मैं सपोज कर लो कि एक दूसरा केस सोचता हूं, है ना, एक दूसरा प्रॉब्लम सोचता हूं कि सपोज कर लो हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं बच्चों? 11। P1, P2, P3 से लेके 11 तक प्लेयर्स है ना। और बिल्कुल हम लोग क्या है, गली क्रिकेट खेल रहे हैं बॉस। क्या खेल रहे हैं? गली क्रिकेट। एकदम एक ही तरफ लगा हुआ है एकदम, ईंटा सरियाया हुआ है, ईंटा सजाया हुआ है ना, ईंट। तो हम लोग गली क्रिकेट खेल रहे हैं और एक तरफ ईंट लगा हुआ है और एक तरफ मान लो कैसे एक पत्थर रख दिया गया है ना, और यहां से खेल रहे हैं। अब ये 11 प्लेयर्स बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, 11 प्लेयर्स बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर से सुनिएगा और सुन के सोच के बतलाइएगा, है ना, कि हमने बोला कि पहले P1 गया, फिर P2 गया, फिर P3 गया, P4 गया, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, ये गया बैटिंग करने। और एक बार मैंने बोला कि पहले P11 गया, फिर P10, फिर P9, फिर P8, फिर P7, फिर P6, P5, P4, P3, P2, P1। तो क्या दोनों सेम बैटिंग ऑर्डर हुआ? आंसर इज नो। अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो दे आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स, क्योंकि पहले P1 गया था, फिर P2, फिर P3, इस तरह से P11 तक गया, और दूसरे केस में P11 है। यानी यहां ऑर्डर, जिस ऑर्डर में प्लेयर्स बैटिंग करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस ऑर्डर में प्लेयर्स बैटिंग करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह केस अरेंजमेंट का हुआ। यह केस क्या हुआ? अरेंजमेंट का हुआ, दैट इज परमुटेशन का हुआ। और यहां पे जब हम टीम बना रहे थे तो दैट इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज सिलेक्शन, दैट इज द केस ऑफ सिलेक्शन। तो बात समझ में आई मेरी क्या, कि परमुटेशन कब है, अरेंजमेंट कब है? जब ऑर्डर इज प्लेइंग अ रोल, और इफ ऑर्डर इज नॉट प्लेइंग अ रोल तो दैट इज क्लियर कट केस ऑफ सिलेक्शन। यानी जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई कंफ्यूजन दिख रहा हो तो जस्ट गो विथ ऑर्डर, कि जहां ऑर्डर का रोल है वो परमुटेशन का केस है, और जहां ऑर्डर प्ले नहीं कर रहा है रोल दैट इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज सिलेक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलें आगे बढ़े, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें एक आध लाइन तो लिख ही लेते हैं ना। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, है ना, ऑर्डर होगा, है ना, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर विच मे बी अलाइक, मतलब जो चीजें हैं वो अलाइक भी हो सकती हैं, विच मे बी अलाइक और डिफरेंट, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। टेकन सम मतलब कुछ चीजें लेकर भी आप एट ए टाइम अरेंज कर सकते हो, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे 10 चीजें हैं, 10 चीजों को अरेंज करना है ना, तो एक तो हो सकता है कि 10 में से 10 को अरेंज करिए आप, और एक हो सकता है कि 10 में से 5 चीजों को अरेंज करना है आपको, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं परमुटेशन क्या है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर विच मे बी अलाइक और डिफरेंट, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। Whereas combination is selection and order does not plays any role here। और यहां पे ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं है। चलिए अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है तो अब हम कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम थ्योरम्स जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से काफी फास्ट करने वाला है, सम यूजफुल थ्योरम्स, ठीक है। कोई डाउट हो, संदेह हो तो बता सकते हैं आप लोग। बाकी सम यूजफुल थ्योरम्स है। थ्योरम नंबर 1 है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things, number of ways of arrangement of n different things taken r at a time। नहीं, number of क्या है? number of arrangement of n different things, n चीजों का अरेंजमेंट करना है बट एट ए टाइम कितना लेना है? r, ठीक है ना। जहां पे r के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि r मस्ट बी इंटीजर, है ना। ऐसा नहीं कि 10 चीजों में 3.5 चीजों को लेकर अरेंज कीजिए, 10 में से 3.5 चीजों को लेकर, मतलब 10 में 5 होगा, 4 होगा, मतलब r हैज टू बी इंटीजर। और r की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 0 से n तक हो सकती है। आप कोई बोले कि सर 10 चीजें हैं उसमें से एट ए टाइम 12 चीजों को लेकर अरेंज कीजिए,
तो ऑफ कोर्स 12 चीजें नहीं ले सकते हैं, 0 तरीके हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई पूछता है कि r की जो वैल्यू वो कहां से कहां तक लाई करेगी साहब, तो 0 से n तक लाई करेगी। कोई बोले कि सर 0 कैसे होगा, कि 10 चीजों में से 0 चीजें लेके सेलेक्ट करना, 10 चीजों में 0 चीजों लेके अरेंज करना, तो भाई इसका मतलब कि कोई भी चीज नहीं ले रहे, मतलब सब रिजेक्ट कर दिया हमने, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। और आगे लिख रहे हैं कि इसका सिंबल क्या है, इज सिंबलाइज्ड एज, इज सिंबलाइज्ड एज, कैसे लिखते हैं इसको बच्चों, NPR, NPR, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ANR। A स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। ध्यान रखिएगा ये जो n चीजों की बात हो रही है वो कैसी चीजें हैं बच्चों, डिफरेंट चीजें हैं। कैसी चीजें हैं, डिफरेंट। तो NPR यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। A स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट, एक और तरीका है इसको लिखने का, P n r, और इसकी वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है बॉस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे आती है उस पर बात करूंगा मैं अभी। कितने लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज हाउ वी कैन अरेंज n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट टाइम। इसके प्रूफ पे चलते हैं ना, अगर ये लिख लिया हो तो इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे हम एक सिंपल सा पहले प्रॉब्लम में लेते हैं कि हमारे पास 3 टॉयज हैं गाइस, T1 T2 T3। क्या है हमारे पास, 3 टॉयज हैं, और कोई बोल रहा है कि इन 3 टॉयज को अरेंज करो टेकन 2 एट ए टाइम। क्या करना है, इन 3 टॉयज को अरेंज करना है, इन 3 टॉयज को क्या करना है, अरेंज करना है टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम 2 को लेकर अरेंज करना है। तो व्हाट आर द वेज, तो हो सकता है कि मैंने एट ए टाइम जो 2 लिया हो वो T1 T2 को लिया हो, तो वन ऑफ द अरेंजमेंट कैन बी T1 T2, या फिर एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है उसका T2 T1। अरेंजमेंट है ना, ऑर्डर विल प्ले रोल, है ना। एट ए टाइम 2 ही लेना है ना, इन तीनों चीजों को अरेंज करना है टेकन 2 एट ए टाइम। ऐसा कर सकते हैं कि भाई T1 T3 जब लिया हो तो T1 T3 और T3 T1, और T2 T3 लिया हो तो ये। क्या इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आंसर इज नो। एट ए टाइम अगर 2 चीजों को लेकर अरेंज करना है, 3 में से एट ए टाइम 2 चीजों को लेकर अरेंज करना है, तो दीज आर द वेज, दीज आर द वेज। ये क्लियर है कि इस तरीके से करेंगे। लेकिन देखो अगर n चीजें हैं और एट ए टाइम r चीजों को लेकर अरेंज करना है, तो ऐसे तो तुम लिख नहीं पाओगे, कितने लिख पाओगे, है ना, कितने लिख पाओगे। तो हम इसको एक दूसरी तरीके से सोचते हैं, हम इसको एक दूसरी तरीके से सोचते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 ब्लैंक स्पेसेस ले लेते हैं। लेट मी टेक 2 ब्लैंक स्पेसेस, 2 ब्लैंक स्पेसेस है, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन नया आपके सामने रख रहा हूं कि बेटा इन 3 टॉयज से इन दोनों ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से, इन 3 टॉयज से इन दोनों ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। फिर से एक बार, इन 3 टॉयज से इन 2 ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। क्या करूंगा मैं कि पहले प्लेस को फिल करने के तरीके हो गए भाई 3, और अगले प्लेस को फिल करने के तरीके क्या हो गए 2, और दोनों को फिल करना है तो मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, तो 3 × 2 दैट इज 6। आपको बोले सर यहां भी 6 आ रहा है और ये भी काउंटिंग पे 6 आ रहा है, क्या दोनों में कोई लेना देना है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? आंसर इज यस, दोनों में रिलेशन है। सुनेंगे ध्यान से, अगर आप इन 3 टॉयज को से इन दोनों ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर रहे हो, तो सोचो एक बार हो सकता है कि यहां T1 रख दो, यहां T2 रख दो, पहला वाला आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले पे T2 रख दो, दूसरे पे T1 रख दो, दूसरा वाला आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले पे T1 रख दो, क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग तरीके हैं यहां पे, फिर T3 रख दो, फिर T3 T1 रख दो, T2 T3 रख दो, T3 तो वही तो 6 तरीके आएंगे। यानी कि जो आपने 3 में से 2 चीजों को लेकर अरेंज किया, या फिर 3 में से हमने फिल किया 2 ब्लैंक स्पेसेस को, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो मेन फ्रेम क्वेश्चन था कि T1 T2 T3 टिल Tn n टॉयज है और एट ए टाइम R को अरेंज करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं R लेकर अरेंज करता रहूं। हाँ, लेकिन ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे यहां पे हमें एट ए टाइम 2 टॉयज को अरेंज करना था, तो हमने कितने ब्लैंक स्पेसेस लिए? 2 ब्लैंक स्पेसेस लिए। तो मुझे n में से कितनी चीजों को अरेंज करना है?
n में से मुझे r चीजों को अरेंज करना है, तो मैं कितने ब्लैंक स्पेसेस लूंगा? r डॉट 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 r, है ना। टोटल ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं? r। अगर दिक्कत आ रही है तो नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चलते क्या r। तो अब मैं क्या करूंगा, इन n टॉयज को फिल करूंगा इन r प्लेसेस पे। ऑफ कोर्स n r से बड़ा है ना, नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा है, r क्या है, कम है, क्योंकि r की वैल्यू मैंने कहां से कहां तक ली है? 0 से n। यहां तक पहले समझ में आया हो तो यस लिखो एक बार, यहां तक अगर समझ में आया तो यस लिखो, तो आगे बढ़ूं। चलिए, तो हम लोग पहले प्लेस को कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं ना, तो पहले प्लेस को फिल करने के रास्ते हो जाएंगे मेरे पास n, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने टॉयज हैं? n टॉयज है। तो अगर बच्चों n टॉयज हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां पे n तरीके से कोई भी एक टॉय को फिल कर सकते हैं। लेकिन जब अगले पे जाएंगे तो एक टॉय ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो दूसरे के लिए हमारे पास n-1 है। समझ रहे हो? पहले प्लेस को फिल करने के लिए सिंस n टॉयज थे तो किसी भी एक n टॉय को रख दिया है ना। दूसरे प्लेस को जब मैं फिल करने जाऊंगा तो सिर्फ मेरे पास कितने अवेलेबल टॉयज होंगे बच्चों? n-1, क्योंकि एक टॉय ऑलरेडी आ चुका है। फिर तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए जाएंगे तो कितने आएंगे? n-2, और ये सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं बॉस, ये सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं, है ना। ऐसे चलते 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 rth में क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं? n-r। n-r गलत है, n-r गलत है। ऐसा नहीं कि आप कुछ घटाया जा रहा है, आप देखो ना ध्यान से, 1 है तो n, या फिर n-0 सोच लो, 2 है तो n-1 है, सेकेंड प्लेस n-1, थर्ड प्लेस है तो n-2, दिख रहा है, इससे एक कम जा रहा है, 2 n-1, 1 n-0, 4 होता n-3। तो जब rth को फिल कर रहे हो तो ये तो गलत हो गया फिर n-r, यानी सही क्या हो गया? सही हो गया n-, और ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं और इसकी वजह से नंबर कटते हैं। n- क्या होगा? r-1। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये इस तरीके से चलता जाएगा। यानी जो npr आया मेरे पास, क्या आया बच्चों? npr आया, देखना npr का जो आंसर आया वो ये आया। इसमें आप देख सकते हो एक एक घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटते घटते कहां तक पहुंच गया? घटते घटते पहुंच गया n-r+1 तक, है ना। घटते घटते कहां तक पहुंच गया? n-r+1। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे। दिस इज n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन टिल n-r+1। ये एक एक घटता जा रहा है बच्चों। सोचो, इसके बाद अगर मैं एक एक और घटाऊं, एक एक और घटाऊं, तो इससे एक कम किया तो कितना आ गया? n-r। इससे एक कम किया तो n-r-1। ऐसे घटाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके फिर लास्ट में ऐसा तो होगा कि 3 2 1 आ रहा होगा। आप जैसे 50 से चालू करो, एक एक कम करते जाओ, 49 48, कहीं ना कहीं 3 2 1 पे तो आएगा ना मामला। आप 5000 से चालू करो, तब भी एक एक घटाते जाओगे, तब भी लास्ट में कहीं ना कहीं 3 2 1 आएगा। तो मैंने देखो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है? मैंने ऊपर देखो किससे मल्टीप्लाई किया है, उससे डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं उससे डिवाइड कर दे रहा हूं तो किस चीज से डिवाइड कर दे रहा हूं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाली चीज से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो ये है क्या? मैं अगर ध्यान से देखूं तो 1 2 3 से लेकर n-r तक का प्रोडक्ट है। तो अगर n तक का प्रोडक्ट था, 1 से n तक का था, तो n फैक्टोरियल था। तो 1 से अगर n-r तक का प्रोडक्ट है तो क्या हो गया? ये 1 से n-r तक का प्रोडक्ट हो गया बॉस n-r फैक्टोरियल। 1 से n-r तक का प्रोडक्ट क्या हो गया? n-r फैक्टोरियल। अब ऊपर फिर से देखो, अब ऊपर भी एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट बना 1 से n-r, और फिर एक एक बढ़ता गया, एकदम बिल्कुल चल रहा है रिदम में, n-r+1 से n, यानी अल्टीमेटली npr की जो वैल्यू लिखूंगा मैं, तो ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n-r फैक्टोरियल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, लिखना मत भूलिए, है ना। इतने भी आलसी ना बने। लिख लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि अभी तो समझ में आ जाता है, कुछ ऐसी क्रूशल चीजें होती है बाद में भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज आपको लगी कि यार ये वाली चीज भूल सकता हूं, तो वो लिख जरूर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही आगे चल के डाउट का रूप ले लेती है। चलिए,
ये तो थ्योरम 1 हुआ दोस्त। एक और थ्योरम है एनपीआर के बाद एनसीआर। अब जैसे एनपीआर में कुछ चीजें हम ऐसे लिख भी लेते हैं ना, जैसे कोई बोले कि भाई NP0 कितना होगा सर जी, तो देख सकते हो ऊपर R की वैल्यू 0 है तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1। कोई पूछे NPN कितना होगा सर जी, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो दिस इज n फैक्टोरियल। NPN क्या हुआ, NPN हुआ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, क्योंकि n में से n चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो n में से n चीज, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि n डिफरेंट थिंग में से एट ए टाइम r चीजों का अरेंजमेंट कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं NPN में कि हम n में से n चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। कोई बोले 10 चीजों को लाइन में अरेंज करना है, 10 डिफरेंट चीजों को लाइन में अरेंज करना है ना, लाइन में अरेंज करना है, तो कितनी तरीके से कर सकते हैं, तो आंसर इज 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 में से 10 का कर रहे हो। लेकिन कोई बोलता है 10 में से 8 चीजों का अरेंजमेंट करना है, तो आंसर क्या हो गया फिर 10p8, 10p8 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थ्योरम जो है उस पे आते हैं। नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन number of combination oblique selection of n distinct things taken r at a time is symbolized as, है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। अब क्या बोल रहे हैं, नॉट परमुटेशन, अब क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज सिंबलाइज्ड एज। तो एक तो तरीका ये होता है NCR, है ना, फिर एक तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का CN, R, नहीं NCR, एक होता है CN, R, एक JEE इस तरह का भी यूज करता है, हालांकि लिख देता है नीचे कि इसका मतलब क्या है, बट वन ऑफ द वे ऑफ नोटेशन इज दिस ऑल्सो, NCR, CN, R, या इस तरीके से। और इसकी वैल्यू कितनी आती है इसको भी देखेंगे कैसे आती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आ रही मेरी बात। तो दिस इज हाउ सिलेक्शन इज बिंग डन, है ना। एक बच्चे ने पूछा कि लास्ट के 2 स्टेप्स, देखो लास्ट के 2 स्टेप में कुछ नहीं किया है, यहां तक तो आ गया था अपना, यहां तक आने के बाद हमने क्या किया कि फिर इसका एक एक टर्म इसमें घटाते गए पिछले वाले में, जैसे इसमें से एक घटाएंगे n माइनस r, उसमें से एक घटाएंगे n माइनस r माइनस 1, ऐसे घटाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 3 to 1 आ जाएगा। आप कोई भी नंबर लेकर एक एक घटाते पीछे जाइएगा, आप देख लीजिएगा अगर कभी भी आपके पास समय मिले तो, है ना। और अगर हम ये चीज लिख रहे हैं ऊपर तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ये क्या दिखा मुझे, 1 से लेकर n माइनस r तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो अगर ये 1 से n माइनस r तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो दिस इज n माइनस r फैक्टोरियल। यहां से यहां वाली जो चीज है उसको मैंने यूं का यूं यहां पे चेप दिया, और ऊपर वाले को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो n माइनस r तक तो ये था ही, और उसके बाद ये एक एक बढ़ते बढ़ते n तक गया, तो दैट्स व्हाई दैट वाज n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब जो बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम एंड दैट इज सिंबलाइज्ड एज दिस थिंग, NCR, CN, R, ये वाली चीज, और इसकी वैल्यू ये आती है। अब पॉइंट है कि ये आता कैसे है सर, तो इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे मॉडल पे पहले तो तोड़ते हैं, ठीक है ना, एक छोटे मॉडल पे तोड़ते हैं। छोटा मॉडल क्या रखते हैं कि जैसे मान लो 3 टॉयज हैं और कोई बोले कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन of 3 distinct toys taken 2 at a time, number of ways of selection of 3 distinct toys taken 2 at a time, मतलब at a time 2 ही चीजों का सिलेक्शन करना है 3 में से। तो क्या क्या सिलेक्शन हो सकते हैं, T1 T2,
कोई बोले T2 T1, तो बोले T2 T1 इज नॉट अ सिलेक्शन, डिफरेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब हुआ ऑर्डर का रोल नहीं होगा। तो यानी अगर आपने T1 T2 सेलेक्ट कर लिया या कोई बोले T2 T1 सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेम ही है। दे आर नॉट टू डिफरेंट सिलेक्शन, दे आर द सेम सिलेक्शन, बिकॉज ऑर्डर विल प्ले नो रोल हेयर, है ना। और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं दो चीजों को, T1 T3 और फिर T2 T3? तो कोई बोले कि बात खत्म हो गई, आंसर इज हाँ, बात खत्म हो गई, बस यही तीन सिलेक्शन आए। तो तीन में से अगर मुझे दो टॉयज का सिलेक्शन करना है मेरे भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कितनी तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर T1 T2 T1 T3 और T2 T3, यही तीन सिलेक्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 टॉयज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 टॉयज टेकन 2 एट ए टाइम, तब तो फिर उसमें क्या है कि T1 T2 भी आता और T2 T1 भी आता। फिर उसमें T1 T3 भी आता और T3 T1 भी आता। फिर इसमें T2 T3 भी आता और T3 T2 भी आता, अगर अरेंजमेंट की बात हो रही होती है ना। यानी आप सोचो कि अरेंजमेंट क्या है, सिलेक्शन से एक स्टेप ऊपर, कि हमने जो सिलेक्ट किया बाद में उसको अरेंज कर दिया, बस यही तो है, यही तो है। हमने जो सिलेक्ट किया उसको दिख रहा है कि अरेंज कर दिया। अब जैसे मान लो कोई बोले n टॉयज है सर, और एट ए टाइम मुझे क्या करना है, आर चीजें सेलेक्ट करनी है। एट ए टाइम मुझे क्या करना है, आर चीजें क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। सुनना बहुत ध्यान से सुनना है ना, आराम से सुनना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनोगे तो ही समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर जनरली जनता इसको याद करवा देती है कि भाई ये आता है और ये आता है, बहुत ऊपर से आता है, तो थक जाता है, तो क्या जरूरत है जानने की, ये आ जाता है। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n टॉयज हैं और एट ए टाइम मुझे क्या करने हैं, आर को अरेंज करने हैं ना, एट ए टाइम आर को अरेंज करने हैं। अभी यहां सेलेक्ट करने थे, मैंने इस क्वेश्चन को मैं भूल गया, याद ही नहीं रहा मेरे को। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया अभी कि n टॉयज है और एट ए टाइम आर चीजों को अरेंज करना है, तो मेरे को तो आंसर पता है NPR, मेरे को आंसर पता है इसका NPR। अगर कोई मुझसे बोले कि n टॉयज हैं और एट ए टाइम r टॉयज को अरेंज करने हैं, तो मेरे को आंसर पता है इसका NPR, NPR, ठीक है। अभी जैसे देखना, 3 टॉयज थे, 3 टॉयज थे और 3 टॉयज को मेरे को क्या करना था, अरेंज करना था, टेकन 2 एट ए टाइम। तो मेरा आंसर क्या होता भाई, 3P2। 3 टॉयज थे और एट ए टाइम 2 टॉयज को अरेंज करना था, मेरा आंसर क्या होता है, 3P2। क्लियर है। अब मैं क्या इसी क्वेश्चन को क्या कोई दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, कैन आई सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन सम अदर मेथड, तो मैं उससे इसको इक्वेट कर दूंगा। तो सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है ना। ये क्लियर है कि हम लोग बोले कि 3 टॉयज में से 2 टॉयज को अरेंज करना है, तो आंसर इज 3P2। मैंने क्या कहा कि अब मैं ऐसा करता हूं कि एट ए टाइम तो 2 ही को अरेंज करना है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं कि दो के अरेंजमेंट्स सॉरी, दो के सिलेक्शंस कर लेता हूं पहले, दो के क्या कर लेता हूं, सिलेक्शंस। आपको मुझे कितने सिलेक्शन है, वैसे तो मुझे पता है कितने सिलेक्शन है दो के, मैंने काउंट कर रखे हैं, बट मैं सपोज कर लेता हूं कि मुझे नहीं पता है दो के कितने सिलेक्शन है, तो मैंने मान लिया क्या, x। बचपन की आदत है मेरी, x को मानना है ना, आज तक चलती आ रही है तुम लोगों की। सुनना, तो हमने 3 टॉयज हैं और एट ए टाइम 2 को अरेंज करना है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 3P2। बहुत क्लियर है, अभी पिछले उसमें बताया है ना। अब मैंने क्या कहा कि इसी को सॉल्व करने का एक नया तरीका सोच रहा हूं, कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले 2 के सारे सिलेक्शंस लिख लिए, 2 क्या किए, सारे सिलेक्शंस लिख लिए। तो कितने सिलेक्शन है वैसे मुझे पता है, बट मैंने सोच लिया क्या, x। अब मैं जितने भी 2 के सिलेक्शन हैं, अगर मैं उनको अरेंज कर दूं, जैसे देखा 1 2 का ये सिलेक्शन है, उसको अरेंज कर दिया तो बन गया अपने पास दोनों। इसको अरेंज कर दिया तो देखो दोनों बन गया, इसको अरेंज कर दिया तो देखो दोनों बन गया। यानी कि अगर कोई पूछता है कि 3 टॉयज में से एट ए टाइम 2 टॉयज का अरेंज करना है, तो ये हो गया क्या, 2 टॉयज के सिलेक्शंस, और हर एक सिलेक्शन का अरेंजमेंट कितनी तरीके से हो रहेगा, इस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 चीजें हैं, 2 चीजों का अरेंजमेंट अगर कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल। अभी बताया ना NPN क्या था, n में से n चीजों का अरेंज करना, या फिर यूं कह लो कि n चीजों को अरेंज करना, आंसर क्या था, n फैक्टोरियल। तो 2 चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। तो दिस इक्वल टू दिस, ये समझ में आ गया तो पहले यस करो, तो ही हम इसको इसमें लगा पाएंगे, और नहीं तो फिर लग जाएगी, है ना। तो यानी यहां से जब तुम x निकालोगे तो 3P2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल,
अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो अल्टीमेटली 6/2 3 आ जाएगा, वही आ रहा है। तो अगर यहां तक क्लियर है तो पहले इसको एक बार मेरे को लिख कर बतलाओ चैट बॉक्स में, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर इसको इसमें अप्लाई करेंगे। क्या किया है हमने, पहले 3 में से 2 चीजों को डायरेक्ट अरेंज कर दिया, फिर क्या किया 2-2 के सारे सिलेक्शन लिख लिए, मुझे नहीं पता कितने थे तो मैंने x लिख दिया, वही तो निकालना था मुझे, है ना। और फिर हर एक सिलेक्शन को मैंने अरेंज कर दिया तो मेरे पास वही चीज आ गई फिर से। चलिए देखते हैं, अब इसको हम इस पे लगाते हैं NPR। तो हमारे पास n टॉइज है और एट ए टाइम r को अरेंज करना है तो NPR है ना, ये अरेंजमेंट हो गया। अब मैं इसी चीज को दूसरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं कि पहले n में से r के जितने सिलेक्शंस हो सकते हैं पहले सारे सिलेक्शन कर लेता हूं, r के जितने सिलेक्शन हो सकते हैं। तो मुझे फिर से नहीं पता कितने हो सकते हैं, तो मैंने क्या बोल दिया x, मैंने क्या बोल दिया x। ये क्या x क्या डिनोट कर रहा है कि n में से r के जितने भी सिलेक्शन हो सकते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x। हर एक r का सिलेक्शन गाइस, हर एक r का सिलेक्शन दिख रहा है ना, n में से मैंने r सेलेक्ट किया, फिर r, जितने भी तरीके से ये r सेलेक्ट कर सकते हैं सब सेलेक्ट कर लिया। अब हर एक सिलेक्शन कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट्स 2 नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट्स r हैं। तो अगर r चीजों का अरेंजमेंट करोगे तो r फैक्टोरियल, यानी हर एक सिलेक्शन जो r का है वो कितनी तरीके से अरेंज होगा, r फैक्टोरियल। तो दिस इज x इंटू r फैक्टोरियल, और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसमें भी हम r चीजों का ही अरेंजमेंट कर रहे हैं अल्टीमेटली, और इसमें भी हम r चीजों का ही अरेंजमेंट कर रहे थे, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई। NPR क्या था बॉस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो x ही तो है जो बतला रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, तो x ही तो NCR है बॉस। तो क्लियर हो गया कि y NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो दोस्त, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि अगर n में से r चीजों को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है तो क्या आंसर होता है, और n में से एट ए टाइम r चीजों को अरेंज करना है तो क्या आंसर होता है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त, कुछ फॉर्मूलेस पे बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले पे बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका, ये तो अभी जैसे देखा वही यूज कर लेते हैं कि जो NPR है और इक्वल टू क्या है r फैक्टोरियल इंटू NCR, ये तो अभी जो यूज किया वही है ना, कि NPR इज व्हाट r फैक्टोरियल इंटू NCR। इसको हम लोग आगे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे r फैक्टोरियल है, नहीं r इंटू NCR, हाँ चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट है कभी भी हमारे पास r इंटू NCR है ना, r इंटू NCR है, तो इसको हम लोग हमेशा लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। r इंटू NCR इक्वल टू n इंटू कितना बच्चों, n माइनस 1 CR माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हो, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। r फैक्टोरियल और NCR अभी अभी देखा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही था। याद करो मैंने अभी r फैक्टोरियल को लिखना सिखाया था ना, r फैक्टोरियल को लिखना क्या सिखाया था, दिस इज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये r कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, r कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो n फैक्टोरियल है इसको आप लिख दो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या लिख दो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या है बच्चों, r माइनस 1 और n माइनस r। आप थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को देखो क्या है ये, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 CR माइनस 1 बाई फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, है ना, कि दिस इज गोइंग टू बी n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस अभी भी क्या रहेगा, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यानी कभी भी इस तरह की चीजें, इसको आप हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरा है NCR इक्वल टू NC n माइनस r।
एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिखोगे बच्चों तो एनसीआर का क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही आएगा। और इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पे आर की जगह एन माइनस आर, और यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन एन माइनस एन माइनस आर। तो यानी ये चीज किसके बराबर बन जाएगी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इनटू क्या बन जाएगा आपका आर फैक्टोरियल। तो क्या दिख रहा है कि दोनों के दोनों सेम है? क्या दिख रहा है? दोनों के दोनों सेम है। क्या दिख रहा है? दोनों सेम है ना। फिर ये जो चौथा और पांचवा है उसको भी लिख देते हैं यहां तक अगर हो गया हो तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। इफ एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई, इफ एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई, कभी भी अगर ऐसा है तो आप हमेशा क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्स इक्वल टू वाई, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू एन। x इक्वल टू वाई, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू एन। कोई बोले सर कैसे? तो देखो x इक्वल टू वाई तो यहां से झमाझम दिख ही रहा है ना, कि x इक्वल टू वाई हो सकता है। दूसरी चीज आप सोचिएगा कि हमने पढ़ा ना कि एनसीआर इज एनसी एन माइनस आर, तो एनसी वाई इज एनसी एन माइनस वाई। अगर ये इसके बराबर है तो हम ये दो बातें तो बोल ही सकते हैं ना कि अगर एनसीएक्स एनसीवाई है तो एनसीएक्स एनसी एन माइनस वाई भी होगा। तो यानी x इक्वल टू वाई हो सकता है, या फिर x इक्वल टू एन माइनस वाई हो सकता है। और अगर x इक्वल टू एन माइनस वाई हो सकता है तो बच्चों x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, n। x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, n। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, दोबारा से पढ़िए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई उसको लिख लिख के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। पढ़ पढ़ के पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए। जब भी आप पढ़ पढ़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप एक्चुअली पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आपसे अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। जब भी आपको पढ़ना हो पेन के साथ पढ़िए, है ना। आपको लगता है कि आपकी आंखें बहुत स्ट्रांग है, आपकी आंखें आपके लिए बहुत रिलायबल है, बट आपकी जो मेन आंखें हैं, हम बोलोगे हैं मेन आंखें, ये कहाँ से आ गया? आपकी जो मेन आंखें हैं वो आपका पेन है, वो आपकी पेंसिल है ना, वो मेन आंखें हैं। उसके थ्रू कोई भी चीज जो देखेंगे आप, उसके थ्रू कोई भी चीज अगर आप देखते हैं और वो दिमाग के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में है ना, वो दिमाग के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में है तो वो एक्चुअली आपको दिखेगा, है ना। बाकी तो ऐसे सब सुपरफिशियल है। समझ रहे बात को? क्लियर है? तो मस्त होके पढ़िए। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो अगर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी आप बतला सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।